मॉर्निंग बच्चों। तो आज फिर से मैं लेके आया हूँ एक नया क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम लोगों ने 2020 नीट बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बनी रहिएगा मेरे साथ में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है कि अर्थ समिट जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, तो वो किस लिए किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है वो किया गया था बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। इसके अलावा एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो ओजोन के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया था। तो ये रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील के अंदर आता है और ये समिट हुआ था 1992 में। किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करने के लिए या फिर जैव विविधता के संरक्षण के लिए इस समिट को किया गया था। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोलोस्ट्रम जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है तो उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है और वो एंटीबॉडी होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी हमारे सिक्रीशन पे पाई जाती है, जैसे कि मिल्क हुआ या फिर हमारे जो टीयर्स होते हैं, सलाइवा होते हैं, उनके अंदर ये वाली एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो घास की पत्तियाँ होती है वो सूखे मौसम में सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के बाद में वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है। तो अंदर की तरफ जो मुड़ रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है बोलीफॉर्म सेल्स का फ्लैसिड हो जाना, यानी उनका शिथिल हो जाना, सिकुड़ जाना। तो जब बोलीफॉर्म सेल में से वाटर निकल जाता है तो सिकुड़ जाती है, जिससे पत्तियाँ जो होती है वो कर्ल हो जाती है। तो ये पाया जाता है मोनोकोट में, जैसे कि ग्रासेस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बताना हमें कि जो क्रोमोसोम होता है कि ये क्रोमोसोम है, इसमें ये रही छोटी आम और ये रही बड़ी आम। तो छोटी वाली जो आम है उसको पी बोलते हैं और बड़ी वाली आम को क्यू कहा जाता है। तो पी पहले पी आता है फिर क्यू आता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि पहले छोटे बच्चों को जगह देनी है, उसके बाद में बड़े बच्चों का नंबर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पी आम एंड क्यू आम रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। ट्राईपामिटिन के लिए आर क्यू की वैल्यू बतानी है। तो आर क्यू जो होता है इसकी फॉर्मूला होता है CO2 जो बाहर निकली है और अपॉन में जो O2 अंदर आई है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, देखिए, तो मैं क्या कह रहा था कि जो CO2 आर क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि CO2 जो बाहर निकली है अपॉन में जो O2 अंदर ली गई है उसका रेशो कहलाता है RQ। तो ये जो RQ होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 आता है, जैसे ग्लूकोज हुआ। फैट्स जो होते हैं उनके लिए होता है 0.7 और प्रोटीन के लिए होता है ये 0.9। तो ट्राईपामिटिन जो होता है एक फ़ैट होता है और इसके लिए RQ की वैल्यू 0.7 होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लवरिंग सब्सटेंस। तो ये होता है स्टेटिन और ये मिलता है परप्यूरियस से, मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे स्टेटिन मिलता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से लिया गया है, इसमें मैचिंग करनी है। तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं। ग्लीसन कैप्सूल लीवर के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसका हमें पता है कहाँ पाया जाता है, ये पैंक्रियास के अंदर होता है। तो सी का 1 देख लेते हैं। सी का 1 हमारा आ रहा है दूसरे और तीसरे में, और बी का 4। तो बी का 4 हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है? हमें दूसरे और तीसरे ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ब्रूनर ग्लैंड जो होती है ये ड्यूडेनम में पाई जाती है और क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन जो होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। तो ए का हमारा थर्ड ऑप्शन रहना है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। कि जीव जंतु यानी कि पेड़ पौधे और जंतुओं के विलुप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है? उनके आवास का ख़त्म हो जाना। भाई जंगल काटे जा रहे हैं तो उनके आवास ख़त्म हो रहे हैं, जिससे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और उनकी विलुप्ति या उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हाइपोथैलेमस। तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, साथ में भूख प्यास
और गुस्सा आना, उन सबको भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 100, कंसीडर फॉलोइंग फीचर। ओके, यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए किसी एनिमल के। ऑर्गन लेवल इसमें पाए जा रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही है, ट्रू सिलोमेट है, और जो बॉडी है वो सेगमेंट में बटी हुई है। तो ऑर्गन सिस्टम जो होता है पाया जाता है एनेलिडा के अंदर, तो पहले और दूसरे में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। बायलैटरल सिमेट्री आर्थ्रोपोड में मिलती है, और ट्रू सिलोम जो होती है वो कॉर्डेट के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, हमें करेक्ट सीक्वेंस छांटना है किसके अंदर, कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल में। तो कॉकरोच में पहले फेरिंग्स आता है, फिर ईसोफेगस, उसके बाद में क्रोप आता है, पहले फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, क्रोप, गिजर्ड, इलियम, कोलोन और रेक्टम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जो क्रोप होता है इसमें फूड स्टोर रहता है, और जो गिजर्ड होता है ये फूड की ग्राइंडिंग का काम करता है। तो G4 गिजर्ड और G4 ग्राइंडिंग ऑफ फूड, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NOx, CO2 बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, CH4, और इसके अलावा CFC भी इन्वॉल्व होती है। ये चारों ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैथेन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज़ इनहेरिटेड। कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर माँ बाप से बच्चों में जाएगा, तो वो होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ओके, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है ये शायद एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ओके, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना इस ऑप्शन को। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, द सीलिएटेड एपिथेलियल सेल आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि सीलिएटेड जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो म्यूकस से स्पेसिफिक पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराने में पार्टिसिपेट करती हैं। इन ह्यूमन दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन। तो ये जो सेल्स होती है हमारी ये पाई जाती है एक तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी फैलोपियन ट्यूब में, और इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स में, हमारे फेफड़ों के अंदर। तो फेफड़ों के अंदर ये डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनके फिल्टर का काम करती है, और फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो PQRS जैसे मैंने बताया था कि ECG जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से एक ग्राफ होता है हमारा। तो ये वाली जो वेव है इसको P बोलते हैं, फिर उसके बाद में Q, R, S और T होता है। तो P जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, QRS रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो T वेव है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो P वेव जो है ये शो करेगी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो P वेव का होगा, ए का हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड में से ऑप्शन हो सकता है। चलिए मैचिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट का जो है हमारा कौन सा लग रहा है, ये हो सकता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल यानी कि B का 1 होगा। C में देखते हैं T वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, तो C का यहाँ पर सेकंड होगा। और जो D है रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव, ये प्रदर्शित करती है कोरोनरी इस्चीमिया, एक डिजीज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं इन सिटू और एक को बोलते हैं एक्स सिटू, स्वस्थानीय बाह्य स्थानीय। तो स्वस्थानीय इन सिटू में जहाँ पर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है उसको उसी के चारों तरफ बाउंड्री बनाकर उसको कंजर्व किया जाता है। और एक्स सिटू जैसे कि चिड़ियाघर होते हैं, तो वहाँ पर जो जानवर पहले से नहीं पाए जाते उनको देश के अलग अलग कोने से लाकर हम अपनी जगह पे रखते हैं और उनको संरक्षण दिया जाता है। तो इन सिटू के अंदर आ जाते हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रोव्स। जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं ये एक्स सिटू का एग्जाम्पल है, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन जैसे कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है तो वहाँ पर अलग अलग तरह के पौधों को रखा गया है। वे सभी पौधे अपने नेचुरल हैबिटेट में वहाँ पे नहीं पाए जाते, उनको देश के अलग अलग कोने से लाकर वहाँ पर रखा गया है। तो इसलिए ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, ना कि इन सिटू। क्वेश्चन नंबर 107 ये पूछ रहे हैं हमें कि इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। कि हमारे पास में
किसी स्पीसीज के अंदर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उनका जो वेट है वो वेरी कर रहा है 2 से 5 केजी के बीच में। ओके, 97% जो बच्चे हैं उनका एवरेज वेट जो होता है 3 से 3.3 केजी के आसपास है, यानी कि इस रेंज में वो आ रहा है 3.3 के आसपास। whereas 99% ऑफ द इन्फेंट बोर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 केजी, जो 99% होते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, उनका जो वेट होता है वो 4.5 से या तो 5 के आसपास हो सकता है या फिर 2 से 2.5 के आसपास होता है, और वो मर जाते हैं, यानी कि 99% जो इंडिविजुअल है वो मर रहे हैं। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज़ टेकन प्लेस, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये लगभग स्टेबलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर जो एवरेज साइज़ के बच्चे हैं वो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो ग्रोथ होगी यहाँ पर स्टेबलाइज होगी, और यहाँ पर जो कर्व आएगा वो स्टेबलाइजेशन वाला कर्व होगा, तो उसको बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस बताया था मैंने, जैसे G1 S G2 और M, तो G1 के बाद में फिर एक फेज़ और आता है जिसमें सेल एंटर कर जाती है, तो फिर से डिवाइड नहीं करती, जिसको G0 फेज़ कहा जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। देखिए, ये मान लीजिए आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये है अंदर न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें लिपिड की बाइलेयर होती है, 2 लेयर, तो इसमें से केवल वही पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं जो लिपिड के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल जो लिपिड में सोल्यूबल हैं वो आसानी से इसको क्रॉस कर सकते हैं, जबकि जो पार्टिकल लिपिड में सोल्यूबल नहीं होते उनके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टेरॉयड हार्मोन, अब स्टेरॉयड क्या है, स्टेरॉयड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, या स्टेरॉयड के बहुत सारे हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो ये सभी फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो फैट में सोल्यूबल है तो आसानी से ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर कर जाएंगे। तो इनके रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो रहना है हमारा वो रहना है बाइंडिंग टू DNA एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, सेकेंड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम हैव्स न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सही है, लाइसोसोम के पास में एंजाइम पाए जाते हैं जो जल अपघटनीय होते हैं, और लाइसोसोम को सुसाइड बैग या आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, बिल्कुल सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इनटू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पर ये कथन गलत होगा, चौथा ऑप्शन गलत है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आगे चलकर उससे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही आगे चल के लाइसोसोम बनाता है। तो ER से लाइसोसोम नहीं बन रहे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन रहे। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, तो फ्लावर के बारे में कौन सा कथन गलत होगा। तो पहला, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, बिल्कुल सही है। जाइगोट एम्ब्रायो बनाता है, ये भी सही है। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाती है, भ्रूणकोश, ये भी सही है। ओव्यूल डेवलप इनटू एम्ब्रायो सैक, नहीं, जो ओव्यूल होता है वो आगे चल के सीड बनाता है। तो ये वाला चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होगा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगला देखते हैं, कॉनकैनावलिन ए, तो ये जो होता है ये एक लैक्टिन होता है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा कि ये क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन ए लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये जो है सूक्ष्म जीव जो होते हैं, एक चैप्टर है आपका NCERT के अंदर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो उसमें बायो रिएक्टर दिया हुआ है, तो वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ना। बायो रिएक्टर का यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने में। क्वेश्चन नंबर 114, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोएंजाइम और मेटल आयंस दैट इज़ टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, सही बात है। देखिए, होलो एंजाइम इस कंप्लीट एंजाइम बोलते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक एपो एंजाइम कहलाता है और एक कहलाता है को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एपो एंजाइम जो होता है प्रोटीन वाला पार्ट होता है। तो इसके आधार पर हमें सही कथन छांटने हैं, तो ए सही है। बी देखते हैं, ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, नहीं, उसको हेलो एंजाइम कहते हैं। तो ए यहाँ पे सही है और बी गलत है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, ये भी बहुत ईजी है। प्यूरिन्स जो कि DNA और RNA दोनों में पाई जाती है, तो प्यूरिन जो होती है इसके अंदर पाई जाती है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में पाई जाती है साइटोसिन,
डीएनए में थाइमिन और आरएनए के अंदर यूरेसिल। तो यहाँ पर प्यूरिन पूछा है, यानी कि एडेनिन और गुआनिन ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 116। तो ये करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने कोड भी बताया है, इसका ट्रिक बताइए कि किस तरह से आपको स्पर्म का पाथवे एक ऑर्डर में सीक्वेंस में याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहले जो स्पर्म बनेंगे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे, फिर वहाँ से वो जाते हैं रेटी टेस्टीज में, फिर वासा इफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस में वो स्टोर होते हैं, वाज डिफरेंस के द्वारा वो ट्रैवल करके आगे जाते हैं, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा और यूथरल मीटर्स के द्वारा बाहर खुल जाते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 117। देखिए एनसीईआरटी में से दिया हुआ है ज़्यादातर। तो होमो निएंडरथल जो मैन है उनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1400 के आसपास थी, और इनसे भी ज़्यादा थी क्रोमैग्नन मैनों की। तो बी का हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो बी का जो फोर्थ है मुझे थर्ड ऑप्शन में नज़र आ रहा है। ए थर्ड हो जाएगा, होमो हैबिलिस यानी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से 800, होमो निएंडरथल 1400, होमो इरेक्टस ये खड़े होकर चलना सीखे थे पहले तो 900, और होमो सेपियंस जो हम लोग हैं तो हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1350 से लेकर 1450 सीसी के आसपास है, और हमसे भी ज़्यादा किसकी थी? होमो निएंडरथल की और क्रोमैग्नन की। क्वेश्चन नंबर 118। ह्यूगो डी विरिज ने जो म्यूटेशन थ्योरी दी थी तो उसमें बताने की जो म्यूटेशन है वो किस तरह से होता है। तो जो म्यूटेशन होता है वो रैंडम होता है, यानी उसका कोई दिशा नहीं होती है, किसी भी दिशा में वो हो सकता है। तो रैंडम है और डायरेक्शन लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन सा ऐसा पेयर है ऑर्गेनेल का जिसमें डीएनए नहीं पाया जा रहा है? तो डीएनए मिलता है एक तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो पहला ऑप्शन गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा लेकिन लाइसोसोम में नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा लेकिन वैक्यूल में नहीं होगा, लाइसोसोम और वैक्यूल इन दोनों में से किसी में नहीं होगा, न्यूक्लियर एनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर नहीं होगा। हमें पेयर छांटना है कि जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ओके तो लाइसोसोम तो ऑप्शन हो जाएगा लाइसोसोम और वैक्यूल, इन दोनों के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता है। बाकी किस चीज़ में मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस में। क्वेश्चन नंबर 120। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट मैनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। तो जो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग हैं, शहरी इलाकों में रहने वाले, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनमें एलर्जन और कुछ पोल्यूटेंट, कुछ प्रदूषक पदार्थ की वजह से उनके श्वसन तंत्र में कुछ गड़बड़ आ जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेते टाइम जब वो सांस बाहर निकालते तो सीटी जैसी आवाज़ आती है, वीजिंग। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है कि उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है उनकी ब्रोंकाई में और उनके ब्रोंकियोल में। तो ये ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट ये भी नहीं होगा, बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस ये भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। 121। सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट। तो मेल, सबसे पहला, मेल फ्रूट फ्लाई हेट्रोगेमेटिक होती है। मेल फ्रूट फ्लाई जिसको ड्रोसोफिला भी कहते हैं, तो ड्रोसोफिला के अंदर ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XY और XX टाइप का। तो यहाँ पर जो मेल है वो हेट्रोगेमेटिक होता है, फीमेल होमोगेमिट। इन मेल ग्रास ओपर 50% स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल, ग्रास ओपर या इंसेक्ट के अंदर ये वाला सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XX और X0। तो फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर सिर्फ 1 X क्रोमोसोम होता है। थर्ड, इन डोमेस्टिकेटेड फाउल, ये एक बर्ड की प्रजाति होती है। सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। तो बर्ड के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ZZ और ZW टाइप का होता है। यहाँ पर जो ये होमो हेट्रोगेमेटिक होती है ये फीमेल होती है। तो यहाँ पर फीमेल में 2 तरह के एग बनेंगे, एक Z वाला एग बनेगा और एक W वाला बनेगा। तो यहाँ पर सेक्स का डिटर्मिनेशन X के द्वारा होगा, और मेल के अंदर सिर्फ एक ही तरह के स्पर्म बनेंगे जिनके अंदर Z वाला स्पर्म होगा, क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर फीमेल डिसाइड कर रही है, उसका एग डिसाइड कर रहा है कि प्रोजेनी का सेक्स क्या रहना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रोजेनी का सेक्स जो होता है स्पर्म पे डिपेंड करता है, नहीं, एग पे डिपेंड करता है, क्योंकि 2 तरह के एग वहाँ पे बनते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 122। DNA प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटमेंट। हमें DNA के प्रेसिपिटेशन को निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? चिल्ड एथेनॉल उसमें डाल दीजिए तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में निकल आता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूनिंग या स्पूलिंग। ये चेक करना आप इसको एक बार, स्पूलिंग।
123 करेक्ट ग्रुप ऑफ बाय कंट्रोल एजेंट। तो ये बहुत इजी है और उसका ध्यान भी रखना है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो बार बार रिपीट होता रहता है। इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस और बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ये सभी जो होते हैं ये कैसे हैं, जैव नियंत्रक कारक। ये कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करते हैं जिससे फसलों को बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 124, इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटनी है इनमें से। यहाँ पर असत्य कथन छाटना है। इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, बिल्कुल। अगर एक ही नस्ल की जीवों में आप ब्रीडिंग कराओगे तो उससे होमोजाइगस लक्षण बढ़ते जाते हैं। इन ब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, ठीक है। इन ब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इन ब्रीडिंग हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, नहीं ये गलत है बिल्कुल। सुपीरियर जीन नहीं बल्कि वहाँ पर इन्फीरियर जीन जो होते हैं, जो बेकार जीन होते हैं वो लगातार इकट्ठा होते चले जाते हैं जिससे होमोजाइगोसिटी डेवलप होती है, तो उसको इन ब्रीडिंग सुप्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। मैचिंग करनी है ये, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है इसके द्वारा क्या बनाते हैं, दही यानी कर्ड। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी ये किसके बनाने के काम आता है, इससे बनाया जाता है ब्रेड फर्मेंटेशन के द्वारा। एस्परजिलस नाइजर ये क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। और एसिटोबैक्टर एसिटाई बनाएगा एसिटिक एसिड और एस्परजिलस नाइजर बनाता है सिट्रिक एसिड। तो मैच कर लीजिए कौन सा है। ए का हमारा सेकंड रहना है, बी वाले का हमारा फोर्थ हो जाएगा, तो बी का 4 मेरे को फर्स्ट और सेकंड में नज़र आ रहा है। फिर सी वाला जो है इसका हो जाएगा थर्ड, तो सी का थर्ड यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। तो देखिए जो शुगर का मूवमेंट होता है या फिर जो फूड होता है उसको फ्लोएम ले जाता है और वो नीचे से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी जा सकता है, तो इसको बोलते हैं कि बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है। जबकि वाटर जो होता है जो जाइलम के द्वारा लिया जाता है वो जड़ों से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो यूनी डायरेक्शनल होता है। तो अगर वाटर पहुँचा जाता है उसका ट्रांसपोर्ट यूनी डायरेक्शनल और फूड या शुगर का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, तो यहाँ पर बाई डायरेक्शनल। चलिए अगले क्वेश्चन, इन सम प्लांट द फीमेल गेमी डेवलप इनटू एम्ब्रॉय विदाउट फर्टिलाइजेशन दिस फिनोमिना। किसी प्लांट के अंदर जो फीमेल गैमीट है वो डायरेक्ट ही एम्ब्रॉय में ट्रांसफ़र हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी बिना निषेचन एम्ब्रॉय का बनना, ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। और अगर बिना फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, तो ये भी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही लिया गया है। पर्सिस्टेंट न्यूसेलस, ऐसा न्यूसेलस जो बीज बनने के बाद भी थोड़ा बहुत बचा रह जाता है उसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। और इसका एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर के अंदर पेरिस्पर्म पाया जाता है जो वाइट पाउडर होता है, तो ये पर्सिस्टेंट न्यूसेलस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, एक सेंटीमोर्गन। देखिए मान लीजिए कि एक डीएनए है, इसमें यहाँ से यहाँ तक कोई एक जीन है, तो जीन की ये जो है हमारे पास में जीन के बीच की लेंथ, किन्हीं दो जीन के बीच की दूरी को एक सेंटीमोर्गन कहा जाता है, एक सेंटीमोर्गन कहा जाता है। और ये 1% क्रॉसओवर को शो करता है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ़ द कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट यहाँ पे दी हुई है कितना, 5 लीटर, तो इसको ml में बदल लेते हैं, 5000 ml होगा। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल 100 ml है और सिस्टोल के एंड में 50 ml है। ओके, तो यहाँ पे हमें हार्ट जो हमारा हार्ट रेट है उसको निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट बीट और इनटू 1 मिनट में जो यहाँ पे या एक बार में जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हार्ट बीट यहाँ पे निकालनी है, ये दिया हुआ है 5000, ओके, इसको मान लेते हैं x, और ये दिया हुआ है 100 - 50 यानी कि 50 दिया हुआ है, ये 50 नीचे चला जाएगा तो x आ जाएगा यहाँ पर 100 ml। तो 100 बीट्स पर मिनट, 100 बीट्स पर मिनट, तो 1 मिनट में 100 बार यहाँ पर बीट होगी। चलिए, यानी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, थायोबैसिलस जो होते हैं सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये कैरिंग आउट, ये किस में हेल्प करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में। थायोबैसिलस इसके अंदर एग्जाम्पल आता है, तो ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है, यानी कि जो अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट होता है उनको वापस नाइट्रोजन में बदल देता है। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। भाई गाढ़ा यूरिन बनाने में या फिर ऐसा यूरिन जिसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम हो, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उसके अंदर हेल्प करता है हमारा हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवार्ड इनर मेडुलरी इंस्टिट्यूशियम इन द किडनी।
तो जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में पीसीटी होता है, फिर यह लूप ऑफ हेनले होता है। तो यहाँ पर जो यूरिन का ऑस्मोलैरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इंटरस्टिशियम से भी ज़्यादा, और उसी की वजह से गाढ़ा यूरिन बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज़ इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट छाटनी है। आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमेबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ओके। दूसरा है यहाँ पे एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये गलत है। जो एंजाइम्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ना कि बाहर वाले में। सॉरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ये सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम है वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। सॉरी, ओके, सॉरी। तो 140 क्वेश्चन पे चल रहे थे हम, ठीक है। 139 का आपको ध्यान रखना है। 139 का जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके अलावा 140 जो है इसका ऑप्शन रहना है फर्स्ट वाला, और जो 141 है इसका रहेगा आपका फर्स्ट वाला। आपको इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है इसका फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जब दोनों को ऐड करोगे 500 और 1000 तो 1500 आ जाएगा। यहाँ 1200 ml का कोई रोल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज़ द फेट ऑफ द मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिट। तो सिनर्जिट के अंदर जो मेल गैमीट बनता है उसमें से एक मेल गैमीट जो होता है वो एग के साथ में मिलेगा और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रायो, और इसको बोलते हैं सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा जो दूसरा गैमीट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज़ करेगा और एंडोस्पर्म बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों प्रोसेस को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इसको डिस्कवर किया था नवास चीन ने, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए तो सही छाटते हैं इसमें से कौन सा है। वन फ्यूजेज विद एग एंड अदर डिजनरेट, नहीं। ऑल फ्यूज विद एग, गलत है। वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज, सेकेंड सिनर्जी न्यूक्लियस, नहीं। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूजेज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज़ द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पौधे के अंदर फूल को खिलाने में जो फोटो पीरियड होता है, यानी कि प्रकाश का जो रोल है वो किसकी वजह से हो रहा है, या प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है भाई। तो प्रकाश पड़ता है लीव्स के ऊपर, पत्ते के ऊपर, और उसी के द्वारा प्लांट को पता चलता है कि कितना प्रकाश उसको दिया जा रहा है और कितना नहीं दिया जा रहा है। 144, करेक्टली रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जो कि कार्ल लिनियस ने दिया था। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैंजीफेरा इंडिका, LINN, लीनियस। तो लीनियस ने यह नाम दिया था। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 145, फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो हमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट को। पहला है द एंजाइम का DNA मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द DNA, सही है। द एंजाइम बाइंड्स DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। द एंजाइम कट्स द शुगर फास्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट। द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलेंटोमिक न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को, सेकंड यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड को कट कर सकता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट नहीं करेगा। 146, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रायो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम इट्स फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन। तो इसका मेरे को लग रहा है टेरिडोफाइट, बाकी एक बार चेक कर लेना आप लोग। हिंदी में दिया हुआ है, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणुद्भिद में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था, टेरिडोफाइट के अंदर। और टेरिडोफाइट को बोलते हैं रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, और ब्रायोफाइट को बोला जाता है एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। और इन दोनों प्लांट में जो गैमीट होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए वाटर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 147, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एंटी राइनम या स्नैपड्रैगन जो है इसके अंदर दो तरह के फ्लावर बनते हैं, एक रेड कलर का कैपिटल आर और एक वाइट। तो जब दोनों का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर बनते हैं, कैपिटल R और स्मॉल r वाले। और जब इन्हीं का आपस में क्रॉस कराते हैं तो 1 रेड बनते हैं, 2 बनते हैं पिंक वाले, और एक बनता है हमारे पास में कौन सा, वाइट वाला। और इनको जो सही ऑप्शन है तो वो हमें छाटना है, तो चलिए छाटते हैं। तो 4 में से एक तो हमारा बन रहा है रेड वाला,
4 में से 2 बन रहे हैं हमारे पिंक वाले और 4 में से 1 बन रहा है वाइट वाला। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? 1/4 रेड, 2/4 पिंक और 1/4 वाइट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो इसका रेशो ध्यान रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का 1:1। कार्ल कोरेंस ने इसको दिया था मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदला जाता है और एटीपी से एडीपी यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है। अब क्योंकि यहाँ पे फास्फोराइलेशन हो रहा है तो काइनेज एंजाइम के अंदर लगाया जाएगा। 6 कार्बन वाली शुगर है तो उसके लिए आता है हेक्सोकाइनेज। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हेक्सोकाइनेज, यानी सेकंड ऑप्शन सही होगा। 149, द ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। तो ये जो है सिंथेसाइज कराई जाती है किसके द्वारा? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन का जब एसिटिलीकरण करते हैं तो उससे हीरोइन बनती है, जो कि एक नशीली दवा होती है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। जो हार्मोन को रिलीज़ करती है वो होती हैं प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। 151, एक जीन है और उसके 2 एलील हैं। यह हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला होता है p² + 2pq और प्लस q² = 1, या फिर p + q = 1। तो यहाँ पे जो p होता है ये दर्शाता है डोमिनेंट वाले को, q होता है रिसेसिव वाले के लिए। p² डोमिनेंट होमोजाइगस, q² रिसेसिव होमोजाइगस और 2pq होता है हेट्रोजाइगस के लिए। तो देख लेते क्या क्या वैल्यू हमें दी हुई है। डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी 0.4 दे रखी है, यानी कि हमें p दिया हुआ है मान लीजिए 0.4। तो पहले q निकाल लेते हैं, p + q = 1 करके। तो p + q = 1, q निकालना है तो q = 1 - p यानी 0.4। तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.6। ओके, तो p का स्क्वायर अगर निकालेंगे यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, तो ये कितना आएगा? 0.4 का स्क्वायर करेंगे 0.16 आएगा। इसके अलावा q² करेंगे अगर q², तो ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा 0.36। ओके, और क्या पूछ रहा है? 2pq भी पूछ रहा है। तो 2 × 0.4 और × 0.6, तो 6 चौक 24 और 24 दूनी 48, तो 0.48। तो 0.48 जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस होंगे, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए। तो देख लेते हैं कहाँ पर है हमारा। तो इसमें 0.16 AA, 0.48 और 0.36, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। सुनहरे चावल के बारे में सही क्या है? इसके अंदर विटामिन ए को डाला गया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा विटामिन ए। एनरिच्ड विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153, पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन। देखिए, जो पाइनस का ट्री होता है उसकी जड़ों में कुछ गांठें होती है जिसके अंदर फंजाई पाई जाती है, और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है माइकोराइजा। ये फंजाई करता क्या है? ज़मीन में से जो वाटर है या मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। बदले में प्लांट जो होता है इसको अपने हिस्से का भोजन देता है और रहने के लिए जगह देता है। तो दोनों का यहाँ पर फ़ायदा होता रहता है और ये म्यूचुअलिज्म को शो करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करेक्ट सीक्वेंस छांटना है। इट्स एम्ब्राइज इमेच्योर, इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा। बिल्कुल सही बात है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है, यानी अविकल्पी ऑप्शन है इसके पास में। अविकल्पी इसका कवकमूल अनिवार्य संबंध दर्शाता है, सही बात है। 154, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय RNA टेक्नोलॉजी। हम RNA टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमिलिन बनाते हैं। तो उसमें बैक्टीरिया जो लिया जाता है एज ए वैक्टर। तो क्यों लिया जाता है उसको? क्योंकि उसके जो जेनेटिक कोड होते हैं और हमारे जेनेटिक कोड सभी के लगभग सेम से होते हैं। तो जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, जिसकी वजह से हम RNA टेक्नोलॉजी में ह्यूमन इंसुलिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इज़ नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल। कौन सा ऐसा यौन संचारित रोग है जो पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, यानी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है? तो इसमें हमारा आ जाएगा जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज, इसके अलावा एक और आ सकता है एड्स, तो उसका भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है। और हेपेटाइटिस जो होता है उसमें भी कुछ हेपेटाइटिस ऐसे हैं जिनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। 156, ये फिर से आ गया, ये 2020 में भी आया था ये, और अब भी पूछ लिया है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, वायरस 2 चीज़ों से बना है, प्रोटीन कोट और DNA या RNA। तो इनमें से अगर आप RNA हटा देते हो तो सिर्फ प्रोटीन बचेगी, और अगर ये प्रोटीन इन्फेक्शियस है तो इसको बोलते हैं प्रियोन। और अगर विदाउट प्रोटीन RNA पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस है तो इनको बोला जाता है वायरॉइड। तो वायरॉइड में सिर्फ RNA पाया जाता है, कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता। हमें इनकरेक्ट छांटना है। तो पहला भी सही है, वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, सही है। इन्फेक्टियस
इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज़ द प्रोटीन कोट। प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत होगा, इसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। 157 मैचिंग करनी है, चलिए करते हैं। टीनिया के अंदर फ्लेम सेल्स पाई जाती है और इसी के द्वारा इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है, तो डी का 1 होगा। ये 3 ऑप्शन के अंदर है। पाइला के अंदर रेडुला मिलता है, ये फूड को चबाने में या दांतों जैसी स्ट्रक्चर होती है जो फूड को ग्राइंडिंग करती है, तो ए का हमारा हो जाएगा थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है थर्ड। इसके अलावा प्लोरोब्रैंकिया, इनमें कॉम्प्लेट पाई जाती है, टीनोफोरा के अंदर आता है ये, तो सी का हो जाएगा आपका सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैक्स ETS रेफर टू। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन एक्सप्रेस्ड एज RNA। क्वेश्चन नंबर 159, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है, कौन सी है। Morels and truffles are edible delicacies. Claviceps is a source of many alkaloid and LSD. Conidia are produced exogenously and ascospore endogenously. Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae. नहीं, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और उसमें कोई भी हाइफी या फिलामेंटस बॉडी नहीं पाई जाती, तो ये सरासर गलत जवाब है। 160, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो मैचिंग वाले जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, सारे अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। आपको अगर एक भी मैचिंग याद है तो तुरंत ही आप फटाफट ऑप्शन को एलिमिनेट करके जो गलत ऑप्शन है आप सही ऑप्शन की तरफ बढ़ सकते हो। तो सेप्रोफाइट इनको हिंदी में बोलते हैं मृतजीवी, भाई ऐसे जीव जो मृत चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं। तो ए का आपका सेकंड हो जाएगा, तो ए का सेकंड सिर्फ थर्ड और फोर्थ में आ रहा है। पैरासाइट, ये बीमारियाँ फैलाते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिविंग प्लांट्स और एनिमल। लाइकेन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। और माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का प्लांट की रूट के साथ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है मेरे को बताइएगा ज़रूर। चलिए 161, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इसमें आपको लगाना है सॉरी, इसमें आएगा आपका ग्लूट 4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। इसमें से एक लीवर के अंदर भी पाया जाता है, वो भी ध्यान रखना है। लीवर में मिलता है ग्लूट 2। ग्लूट में कौन सा होता है, लीवर में ग्लूट 2 ट्रांसपोर्टर काम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 162, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। देखिए हमारा शरीर जो होता है अपने शरीर की जो कोशिकाएं है, जो ऑर्गन है, उनको पहचानता है। अगर बाहर से कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसको एज ए फॉरेन एंटीजन, ये एक दुश्मन की तरह कंसीडर किया जाता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर किसी को किडनी की ज़रूरत होती है और उसको आप किसी भी बंदे की किडनी चढ़ा देते हो, तो हमारी कुछ सेल्स ऐसी है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और उसको रिजेक्ट कर देती है। तो उनके अंदर जो रोल होता है वो होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का, और ये क्या बनाती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI। और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी बनाती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 163, यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन। चलिए, तो हीमोडायलिसिस के दौरान आर्टिफिशियल किडनी को लगाया गया है, तो ये क्या करती है, इसका हमारा COD मुझे को सही लग रहा है, reduced absorption of calcium ion from gastrointestinal tract and reduced RBC प्रोडक्शन। तो C और D हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। 164, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉर्निया के बारे में बताना है, तो कॉर्निया एक एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो आई बॉल को कवर करती है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 165, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाई। तो जो एक्सपेरिमेंट किया था TH मॉर्गन ने किया था, लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, ये अल्फ्रेड स्ट्रूटवेट ने दिया था, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। 166, ये लैकोपेरोन से लिया गया। देखिए लैकोपेरोन में क्या होता है, यहाँ पर होता है रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, फिर आते हैं 3 स्ट्रक्चरल जीन Z, Y और A। तो Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमीएज और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो इनको मैच कर लेते हैं। Z क्या बना रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो B का 1 रहना है। अब B का 1 दूसरे और तीसरे में है। इसके अलावा जो Y जीन है क्या बना रहा है, परमीएज बना रहा है, तो D का हो जाएगा सेकंड, तो D का सेकंड थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
It takes very long time for pineapple plant to produce flower. Which combination of hormone can be applied to artificially induce flowering in pineapple plant throughout the year to increase yield? कोई पाइनएप्पल का प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस कराना है, फ्रूट बनाना है, ताकि वो सालों साल फ्रूट पैदा कर सके। तो फ्रूट बनाने में जो रोल होता है वो एथिलीन का होता है, और प्लांट की ग्रोथ में जो रोल होता है वो ऑक्सिन का होता है। तो यहाँ पर ऑक्सिन और एथिलीन सही ऑप्शन होंगे। आइडेंटिफाई द सेल्स हु सीक्रेट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। तो उसके अंदर आता है गोबलेट सेल्स, जो म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, जिसकी वजह से जो एसिड होता है जो हमारे पेट में बन रहा है वो हमारी पेट की लाइनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाता, और ये हर दूसरे तीसरे दिन लेयर झड़ती रहती है और नई बनती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। ये फिर से आ गया, अभी ऊपर दिया हुआ था, तो इसका आपको सही आंसर बताना मेरे को कमेंट करके। 170, तो 170 क्वेश्चन है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर ना तो सीव ट्यूब पाई जाती है और ना ही कंपेनियन सेल होती है। कंपेनियन सेल की जगह उनके पास में एल्ब्यूमिनस सेल होती है, और सी ट्यूब की जगह सीव सेल होती है। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या पाया जाएगा, या क्या नहीं होगा, उसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों नहीं पाई जाएगी। तो क्या क्या मिलेगा इनकी जगह, सीव ट्यूब की जगह सीव सेल और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूमिनस सेल। क्वेश्चन नंबर 171, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सेकेंड पोलर बॉडी एग से निकलती है बाहर, वो कब निकलती है। भाई जैसे ही स्पर्म एग को टच करेगा या फर्टिलाइजेशन जब होने वाला होता है तब वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, आफ्टर एंट्री, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज। थर्ड ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। तो आपके 3-3 का सेट होता है ये, तो 3 में अगर 1 ऐड कर दे या 2 ऐड कर दे या फिर वो डिलीट कर दे, तो उससे जो यहाँ पर फ्रेम होता है, ये जो सीक्वेंस होता है, इनसे जो एमिनो एसिड बनेंगे उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अगर 3 जेनेटिक कोड को यहाँ से हटा दी जाए, 3 सीक्वेंस को AUU या GCU कुछ भी आप हटा दो, तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कोई एक सीक्वेंस या 2 सीक्वेंस हटा रहे हो या बढ़ा रहे हो तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या ध्यान रखना है, कोडोन जो होता है 3 लेटर का एक कोड होता है, तो 3 लेटर को अगर आप ऐड कर दो या हटा दो तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब 1 या फिर 2 सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 173, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये किसने दिया था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये है कि जो नई कोशिकाएँ होती है वो पुरानी कोशिका में डिवीज़न से बनती है, और ये दिया था रुडोल्फ वर्चो ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएंसिस इन बोलवो। तो बोलवो में कीड़ा होता है जो कि कॉटन की पत्ती को खाता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। तो हमने क्या करा है, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है इससे प्रोटीन निकाला है जिसको क्राई प्रोटीन या बीटी टॉक्सिन कहते हैं। ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, तो जब भी कोई इंसेक्ट उस पत्ती को खाएगा जिसके अंदर ये वाला बैक्टीरिया है, तो उसमें ये वाली प्रोटीन चली जाती है। तो बैक्टीरिया की जैसे ही वो गट में जाएगा, तो गट के अंदर या आंतों के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है, जहाँ पर जाकर ये एक्टिव प्रोटीन में बदल जाता है और फिर ये उसकी आंतों में छेद कर देता है, जिसकी वजह से कीड़े की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा एल्कलाइन ऑफ द गट, एल्कलाइन pH ऑफ द गट। क्वेश्चन नंबर 175, करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। तो टाइफॉइड फीवर जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, और इसके लिए टेस्ट किया जाता है वाइडल टेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। 176, व्हाट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज़ एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट गायनेकोमेस्टिया एंड इज स्टेराइल। कि कोई व्यक्ति है उसमें नर और मादा जैसे लक्षण हैं, पूरी तरह से वो बांझ है, संतान पैदा नहीं कर सकता, लेकिन उसका जो शरीर है वो एक मर्द के जैसा दिखता है। तो ये पाया जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जहाँ पर जीनोटाइप ये होता है 44A और प्लस XXY। तो ये होते तो मेल ही हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ करेक्टर फीमेल के डेवलप हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। किसी इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर मिलना गायनेकोमेस्टिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 177, पॉलीब्लेंड। ओके, ये एक पॉलीमर होता है, फाइन पाउडर है रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का। तो इसको यूज़ किया जाता है किसमें, रोड को बनाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। 178, विच ऑफ दिस फॉलोइंग मेथड इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। भाई जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं उनको किस जगह पर हमें डिस्पोज करना चाहिए ताकि दूसरे जीवधारियों को उसका वजह से नुकसान ना हो।
तो अच्छा यही होगा कि उनको जो है बहुत गहराई में दाब दिया जाए और उनके ऊपर फिर मिट्टी से उनको कवर कर दिया जाए। तो चौथा ऑप्शन मेरे को ये सही लग रहा है, बेरी द वेस्ट विद इन रॉक डीप बिलो द अर्थ सरफेस। 179 फिर से बहुत ईजी क्वेश्चन। तो इंसुलिन का फटाफट बता सकते हैं हम। इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, थायरोक्सिन हार्मोन इसकी वजह से गोइटर हो जाता है जिसको घेंगा भी कहते हैं। कोर्टिकेड जो होते हैं जैसे एड्रीनेलिन और नॉर एड्रीनेलिन, तो इसका एडिसन डिजीज़, और ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक्रोमीगेली। तो ये हो जाएगा। तो इसमें से आपको सही ऑप्शन छांटना है। तो ए का कौन सा है, फिफ्थ है। तो ए का फिफ्थ जो है पहले और तीसरे में है। थायरोक्सिन बी का 4 है, तो बी का 4 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ए का 5 और बी का 4। बी का 4 हमें थर्ड में नज़र आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है मेरे को। चलिए 180 लास्ट क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 8, 9 and 10 pair of ribs articulate directly with the sternum. 11 and 12 pair of ribs are connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Each rib is a flat, thin bone and all the ribs are connected dorsally to the thoracic vertebrae and ventrally to the sternum. नहीं, जो sternum होता है वो हमारे ventral साइड में होता है और dorsal साइड में होती है हमारी vertebrae। तो सारी पसलियाँ ना तो sternum से जुड़ी होती हैं और ना ही vertebral column से। There are 7 pair of vertebro-sternal, 3 pair of vertebro-chondral and 2 pair of vertebral ribs। हाँ, तो ये सही है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। 3 जो होती है हमारे 7 जोड़ी जो होती है वो वर्टिब्रो-स्टर्नल होती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ी हुई है, स्टर्नम से भी जुड़ी हुई है। 3 जोड़ी सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है और 2 जोड़ी जो होती है वो हमारी फ्री पेयर होती है, किसी से भी जुड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्वेश्चन पेपर। तो आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट लगता है या कोई परेशानी होती है या कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो मैंने गलत बताया है, तो आप उसको सही बताकर कमेंट सेक्शन में आपको मैसेज कर सकते हो। ओके, तो ये आज था पेपर था। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा मैं 2018 का भी पेपर बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।